बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे क्योंकि हम चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट कंप्लीट आउट कर चुके हैं। इसमें से हम हर चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। ये मैंने एमसीक्यूज़ जो है ये फेडरल बुक है, इससे हम सॉल्व आउट करेंगे एमसीक्यूज़। स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एल्टस एंड एक्सिस वर्टिब्री आर लोकेटेड इन ए लंबर रीजन, बी सर्विकल रीजन, सी थोरेसिस रीजन एंड डी पेल्विक रीजन। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर में भी ये बताया था कि एक्सिस और एल्टस जो वर्टिब्री है वो कहाँ मौजूद होती हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी। अब मैंने लेक्चर में बताया था कि ये इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है सर्विकल रीजन की दैट इज कॉल्ड एल्टस, जबकि जो सेकंड बोन होती है सर्विकल रीजन की दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्री सर्विकल रीजन की क्या कहलाती है, एल्टस, जबकि सेकंड वर्टिब्री सर्विकल रीजन की क्या कहलाएगी, एक्सिस। बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड वन की तरफ चलते हैं। स्केलेटल मसल्स कंटेन डार्क बैंड विच आर एनिसोट्रोपिक आर कॉल्ड ए बैंड, बी आई बैंड, सी जेड बैंड या डी एम लाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं आई बैंड की, आई बैंड जो होता है वो कैसा होता है, वो लाइट बैंड होता है। हमें पता है कि आई बैंड जो होता है वो लाइट बैंड होता है, तो ये डार्क बैंड है, ये नहीं हो सकता। सेकेंड बात, आई बैंड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक नहीं होता। आई बैंड ऑप्शन कट आउट हो गया। अगर मैं सी की बात करूं, जेड बैंड, तो जेड बैंड एक लाइन थी जो दो सार्कोमेर को एक दूसरे से अलहदा करी थी, जेड बैंड या जेड लाइन भी नहीं हो सकती। डी एम लाइन, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एम लाइन जो है एच जोन में जो लाइन मौजूद होती है जो से डायसेक्टेड आउट करती है, वो लाइन जो होती है वो एम लाइन कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ए बैंड। ए बैंड जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क बैंड, और ये एनिसोट्रॉपिक होता है, यानी कि विजिबल टू लाइट होता है। ए बैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सी थर्ड वन की तरफ चलते हैं। द एस्टिब्यूलम प्रोवाइड्स द एटिकुलर सरफेस फॉर द, एस्टिब्यूलम प्रोवाइड किससे करता है एटिकुलर सरफेस, जहाँ पे यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऐसी बोन है जो मूव करती है एसिटिब्यूलम में, यानी कि एसिटिब्यूलम प्रोवाइड करता है उसके लिए एक एटिकुलर सरफेस जहाँ पे वो मूव कर सके। ठीक, ए ह्यूमरस, बी फीमर, सी पेल्विस या डी फिब्यूला। अगर आपको याद हो, हम ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट में टॉपिक में पढ़ चुके हैं एस्टिब्यूलम क्या है। पेल्विक गिल्डर में हमने पढ़ा था एस्टिब्यूलम, जो वहाँ पे कैविटी मौजूद होती है पेल्विक गिल्डर में, वो एस्टिब्यूलम थी। अब एस्टिब्यूलम जो है वो पेल्विक गिल्डर में मौजूद होता है। ठीक है, ह्यूमरस तो पेक्टोरल गिल्डर से ताल्लुक रखता है, ये नहीं हो सकता, ये गया। ठीक है, बी फीमर, सी अगर मैं पेल्विस की बात करूँ, नहीं, पेल्विस भी नहीं हो सकता, और अगर मैं डी फिब्यूला की बात करूँ तो ये भी लेग की बोन है, लेकिन एस्टिब्यूलम जो है वो प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर फीमर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एस्टिब्यूलम वो कैविटी है जिसमें फीमर फिक्स होती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। स्कैपुला इज कनेक्टेड विद स्टर्नम बाय, स्कैपुला स्टर्नम से अटैच हो रहा है किसकी वजह से, ए रिब्स, बी कार्पल्स, सी क्लेविकल, डी एल्टस। रिब्स तो नहीं हो सकता, यह तो आपको खुद समझ आ जानी चाहिए बात, रिब्स तो नहीं हो सकता। बी जो है कार्पल्स होते हैं, यह हमारे हैंड में मौजूद होते हैं। सी क्लेविकल, जस्ट क्लेविकल हो सकता है क्योंकि स्कैपुला स्टर्नम से अटैच होती है, तो दो बोन्स स्कैपुला और क्लेविकल मिलके पेक्टोरल गिल्डर बनाती हैं, जिसके नतीजे में वो जाके अटैच होते हैं स्टर्नम से। सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन, जबकि डी आल्टस में बता चुकी हूँ, जो सर्विकल वर्टिब्री फर्स्ट होती है वो आल्टस कहलाती है। सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्मूथ मसल्स। ठीक,
फर्स्ट ऑफ ऑल, unrestricted unrestricted involuntary with spindle shaped cells. B, unrestricted involuntary with multinucleatic cells. C, unrestricted voluntary with uninucleatic cells. And D, striated involuntary with spindle shaped cells. So अगर हम B की बात करें, सो अनस्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री तो सही है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो अनस्ट्राइटेड होते हैं, उसमें कोई स्ट्रिप्शंस या स्ट्राइशंस नहीं पाए जाते, और वो इनवॉलेंट्री भी होते हैं, ये भी सही है। विथ मल्टी न्यूक्लियोटिक सेल, नहीं वो मल्टी न्यूक्लियोटिक नहीं हो सकते, हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लियोटिक होते हैं। इसके अलावा अनस्ट्रिप्टेड, ये तो सही है अनस्ट्रेटेड कि उसमें स्ट्राइशंस नहीं होती, लेकिन वॉलंटरी नहीं होते स्मूथ मसल्स, सो ये भी कट आउट हो गया। अगर मैं डी की तरफ चलूँ, सो स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी, नहीं स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो स्ट्राइटेड नहीं होते, इसमें कोई स्ट्राइशंस वगैरह नहीं पाई जाती, सो ये भी कट आउट हो गया। ठीक है, अगर मैं ए की बात करती हूँ, सो ए में क्या है, अनस्ट्राइटेड इनवॉलंटरी, यस अनस्ट्राइटेड होते हैं, इनवॉलंटरी भी होते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। विथ स्पिंडल शेप सेल्स, बिल्कुल सही, ये स्पिंडल शेप होते हैं स्मूथ मसल्स, और ये यूनिन्यूक्लियोटिक होते हैं, मल्टी न्यूक्लियोटिक नहीं होते। सो ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा, थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ, जो थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या मौजूद होता है? ए एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन, बी एक्टिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, सी एक्टिन ट्रोपोमायोसिन फिब्रिन, या डी एक्टिन मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन। सोचिए क्या होना चाहिए करेक्ट वन ऑप्शन। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि थिक मायोफिलामेंट्स जो होते हैं उनमें सिर्फ मायोसिन मौजूद होती है, जबकि थिन मायोफिलामेंट्स में क्या मौजूद होते हैं? एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, हम पढ़ चुके हैं। सो बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा चेंज आएगा जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा? द ए बैंड शॉर्टन, द आई बैंड शॉर्टन, the Z line move farther apart, D, the H zone becomes more visible। अगर आपको याद हो तो मैं ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर मैं फर्स्ट वन की तरफ चलूँ, ए बैंड शॉर्टन, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर सी की तरफ चलें, द जेड लाइन मूव फर्दर अपार्ट, नहीं जेड लाइन क्लोजर मूव करती हैं, फार्दर अपार्ट मूव नहीं करती ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं डी की बात करूं, द एच जोन बिकम्स मोर विजिबल, नहीं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एच जोन जो होता है वो डिसअपियर्स हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द लेक्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी कि आई बैंड शॉर्टन हो जाता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन अ ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड मेनली बाय A, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, बी एक्सियल स्केलेटन, सी एक्सोस्केलेटन, या डी अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो सोचिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सो देखिए, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ह्यूमंस में पाया नहीं जाता, पहली बात, ये जो अर्थमॉर्म्स वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है, सो ये तो ऑप्शन ही चला गया। सी एक्सोस्केलेटन भी हमें नहीं पाया जाता, ये कॉकरोच वगैरह में पाया जाता है, सो ये भी ऑप्शन गया। अब ह्यूमन में जो स्केलेटन पाया जाता है वो एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। अब ये पूछ क्या रहा है, अब ये पूछ रहा है कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन सा स्केलेटन करेगा। सो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह प्रोटेक्टेड बाय रिब केज होते हैं। ठीक है, सो रिब केज किस में आता था? एक्सियल स्केलेटन में आता था। सो बी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम होता है, वो भी एक्सियल स्केलेटन में आता है, दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। इसके अलावा आर्म एंड लेग मसल्स आर अरेंज्ड इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स, हाउ डज दिस अफेक्ट देयर फंक्शनिंग? ए, इट प्रोवाइड्स अ बैकअप इफ वन ऑफ द मसल्स इज इंजर्ड। अब ये सवाल क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि आर्म और लेग मसल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर्स में। ठीक है ना, एंटागोनिस्टिक पेयर्स में अरेंज होते हैं। सो हाउ डज दिस अफेक्ट देयर फंक्शनिंग, उनकी फंक्शन कैसा होगा, वो अफेक्ट कैसे करेगा उनकी फंक्शनिंग को? ए, इट प्रोवाइड अ बैकअप इफ वन ऑफ द मसल इज इंजर्ड, क्या वो बैकअप प्रोवाइड करते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है कि मसल्स बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं जब एक मसल
इंजर्ड हो रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं थी. सो बी, वन मसल ऑफ द पेयर पुशेस वाइल द अदर पुल. मसल विल नेवर एवर पुशेस, दे ऑलवेज बी पुल. मसल्स पुल होते हैं, पुश नहीं होते. अगर मैं सी की बात करूँ, इट अलाउज द मसल टू प्रोड्यूस ऑपोजिंग मूवमेंट. देखिए, आपको इससे समझ आना जाना चाहिए कि एंटागोनिस्टिक पेयर्स का मतलब है ऑपोजिट. ठीक है, सो दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. फिर भी डी को देख लेते हैं. इट डबल्स द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन कि हमेशा जो मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्टिक मैनर यानी कि ऑपोजिट मैनर में मूवमेंट करते हैं. अच्छा, उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इन द ह्यूमन आर्म वुड कॉरेस्पॉन्ड टू फीमर इन द लेग. अच्छा देखिए, ये सवाल क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि ह्यूमन आर्म में वो कौन सी बोन है जो कि फीमर की तरह काम करती है इन द लेग, जो कि हम फीमर के कॉरेस्पॉन्ड में बात कर सकते हैं उसकी. ऐसी कौन सी बोन है हमारी आर्म में जो लेग के फीमर जैसा काम कर रही है, या जो लेग में फीमर की जगह मौजूद है. सो हमें पता है कि हमारे अपर आर्म में क्या मौजूद होता है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन. सो ए इज रेडियस, बी इज अल्ना, सी इज टिबिया एंड डी इज ह्यूमरस. अगर मैं बात करूं कि अपर पार्ट ऑफ लेग में क्या मौजूद है, फीमर. ठीक है, अपर पार्ट ऑफ हैंड में क्या मौजूद है, मैंने आपको बताया था ह्यूमरस. ह्यूमरस मौजूद है. सो अपर पार्ट ऑफ लेग में फीमर मौजूद है, अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन आर्म में क्या मौजूद है, ह्यूमरस मौजूद है. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ह्यूमरस कॉरेस्पॉन्ड करी है फीमर इन द लेग को. अच्छा, द डीप इन फोल्डिंग ऑफ द मसल फाइबर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, पढ़ चुके हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको. सो ए इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूला या सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बी इज जेड लाइन, सी इज टीप ट्यूब्यूल्स या डी सार्कोमेयर्स. सो मैंने आपको बताया था कि जब मसल फाइबर मेम्ब्रेन, जिसे सार्कोलीमा भी कहा जाता है, जब वो इनफोल्डिंग करती है तो उसके नतीजे में क्या फॉर्म होता है, सी टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हैं. ठीक, इसके अलावा बोन डिजॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड ए कॉन्ड्रियोसाइट्स, बी ऑस्टियोब्लास्ट, सी ऑस्टियोक्लास्ट, डी ऑस्टियोसाइट्स. बोन डिजॉल्विंग सेल्स, यहाँ पे कार्टिलेज डिजॉल्विंग सेल्स नहीं है. सो कॉन्ड्रियोसाइट्स तो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं. सो ये ऑप्शन कट आउट हो गया. ठीक है, अब बाकी 3 ऑप्शंस रह गए. बोन डिजॉल्विंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, डिजॉल्विंग नहीं होते, ये भी कट आउट हो गया. ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स बोन के सेल्स होते हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं. दैट्स वाई सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, पता होगा आपको, ये मैं बता भी चुकी हूँ. ए कैल्सिफाइड, बी फाइब्रस, सी इलास्टिक या डी हाइलिन कार्टिलेज. सोचिए. सो लॉन्ग बोन्स के एंड पे, नोज पे, यहाँ ट्रैकिया वगैरह में जो भी कार्टिलेज मौजूद होता है, दैट इज डी हाइलिन कार्टिलेज. एट टाइम्स लिगामेंट्स आर ओवर स्ट्रेच और टॉर्न, इट इज कॉल्ड ए स्प्रेन, बी डिसलोकेशन, सी फ्रैक्चर या डी टेंशन. सो इसका करेक्ट वन ऑप्शन स्प्रेन है. स्प्रेन में क्या होता है कि जो लिगामेंट्स होते हैं, जो 2 बोन्स को कनेक्ट करते हैं, वो लिगामेंट्स कहलाते हैं, वो ओवर स्ट्रेच या टॉर्न अप हो जाते हैं इन द स्प्रेन. सो लास्ट वन एमसीक्यूज, विच आयन इज एसेंशियल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ए सोडियम, बी पोटाशियम, सी कैल्शियम या डी क्लोरीन. सो ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसी में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वन चीज़ जो है वो नर्व इम्पल्स का आना है, दूसरी चीज़ कैल्शियम है, और तीसरी चीज़ क्या है, एनर्जी यानी कि एटीपी. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा असेंशियल आयन है, दैट इज सी कैल्शियम. सो होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके. और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए,
इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर आउट करूँगी। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।